बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में किसी काम के सिलसिले में बखर से लाहौर के लिए ट्रेन पर बैठा था। मैं ट्रेन पर बैठकर लाहौर आया था और 10 घंटे की मुसाफत के बाद लाहौर पहुंचा था। मुझे सख्त भूख लग रही थी। मैं अपना काम निपटाकर यूनिवर्सिटी के कैंटीन पर पहुंचा। रात से अभी तक कुछ भी नहीं खाया था। कैंटीन पर बेहद रश था। सारा खाना तकरीबन ख़त्म हो चुका था। बस इक्का दुक्का बर्गर ही बचे थे। मैं टेबल खाली होने का इंतज़ार करने लगा। आखिर मुझे एक ऐसा टेबल मिला जिसकी दूसरी नशिस्त पर एक लड़की बराजमान थी। लड़की देखने में निहायत ही खूबसूरत मालूम होती थी। इसके तासुरात और बात करने का अंदाज बता रहा था कि बड़ी बाअदब और बातमीज़ है। मैंने उसे इजाज़त दी तो उसने खुशी से इजाज़त दे दी। मैं उसके सामने ही बैठ गया। मैंने एक बर्गर मंगवाया और कोक की एक बोतल भी, लेकिन भूख ज़्यादा होने की वजह से एक बर्गर कम पड़ गया। मुझे दूसरा बर्गर भी मंगवाना पड़ा। जब तक मैं उस टेबल पर बैठा रहा, मैंने नोट किया कि वो लड़की मुझे बड़ी दिलचस्पी से बार बार देखती रही है। मैं दोनों बर्गर खाने के बाद चाय का ऑर्डर देने लगा तो उस लड़की से कहा, अगर आप बुरा ना माने तो मेरे साथ चाय का एक कप पीना पसंद करेंगी। मेरी चाय की पेशकश को उसने खुशदिली से कबूल कर लिया। लड़की ने इतनी फराख दिली से मेरी पेशकश को कबूल किया तो हम दोनों के दरमियान बातों का आगाज़ हो गया। गोया चाय का ये कप मेरे और उस लड़की के दरमियान तमाम तर रुकावटें दूर कर गया। हम इस मुख्तसर से नशिस्त में बहुत अच्छे दोस्त बन गए। उसकी कातिल मुस्कुराहट ने चंद लम्हों में ही मेरे दिल को जैसे चुरा लिया था। वो रहती तो हॉस्टल में थी, लेकिन उसका ताल्लुक सियालकोट से था। उसने अपना नाम अमीरा बताया था। फ़ोन नंबर्स का तबादला हुआ। मैं काम ख़त्म करके वापस बखर के रेलवे स्टेशन पर आया। टिकट लेकर वापस बखर के लिए रवाना हो गया, लेकिन सारा सफ़र उस लड़की के बारे में सोचता रहा। उसका अक्स मेरी निगाहों के गिर्द घूमता रहा। घर पहुंचकर मेरा दिल उसके लिए बेकरार था। मैंने बमुश्किल एक ही दिन सब्र किया था कि अगले दिन मैंने उसके नंबर पर मिस कॉल की। उसने जवाबन मेरे नंबर पर कॉल कर दी, सलाम दुआ की और फिर घंटों एक लंबी गुफ्तगू होती रही। गुफ्तगू का ये सिलसिला काफ़ी अरसा चला, यहाँ तक के बात मोहब्बत तक आ गई। हम दोनों ने आखिरी सांस तक एक दूसरे का साथ निभाने की सोची। मैंने अपने घर वालों से बात की। उन्हें इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं था। फिर मैंने अपने घर के बड़ों को उसके शहर सियालकोट भेजा। सलाह मशवरे के बाद और बाहिमी रजामंदी के बाद इस रिश्ते को वहाँ से भी कबूल कर लिया गया। हम दोनों की खुशी का तो ठिकाना नहीं था। मंगनी तय हो गई। मंगनी पर मुझे भी सियालकोट जाने का इत्तेफाक हुआ। मुझे लगता था कि मंगनी मेरे लिए सुकून का बाइस होगी, लेकिन मंगनी की तकरीब में अमीरा को देखने के बाद उसे पाने की तड़प दिल में बढ़ गई। ऐसा लगता था कि मैं एक दिन भी सब्र नहीं कर पाऊंगा। बहरहाल ये मेरी जल्दबाजी का नतीजा था कि शादी की तारीख भी उसी तकरीब में मुकर्रर कर दी गई। मैं नहीं चाहता था कि हम अब दोनों एक दूसरे से दूर रहें, और फिर दोनों ख़ानदानों के माशी हालात इतने अच्छे नहीं थे। शायद वो लोग भी चाहते थे कि जल्द से जल्द बेटी की शादी कर दें ताकि दूसरी बेटियों की शादी का भी नंबर आए। इधर से मेरा ख़ानदान भी काफ़ी बड़ा था। शादी की तैयारियां तो जाहिर है हस्बे मामूल जारी थीं, लेकिन उसके साथ साथ और भी बड़े मसाइल दरपेश थे। मसला ये था कि हम दोनों के शहरों के दरमियान हज़ारों किलोमीटर्स का फासला था, जिसे तय करने के लिए हमारे पास ज़ाती गाड़ियां भी नहीं थीं। दोनों ख़ानदान ही रस्म रिवाज के इतने पक्के थे कि किसी भी चीज़ में कमी बेशी का सवाल पैदा नहीं होता था। घर के बुजुर्ग भी परेशान थे कि इस मसले का क्या हल निकाला जाए। खैर, काफ़ी बहस मुबाहिसे के बाद ये तय हुआ कि बारात को ट्रेन के ज़रिए ले जाया जाएगा। हमारी तरफ के रेलवे स्टेशन का टिकट मास्टर मेरे अब्बा का जानने वाला था। ऐन मुमकिन था कि ज़्यादा टिकटों की वजह से ज़्यादा लोगों को ट्रेन में सफ़र करने का मौका मिल जाता, मगर फिर भी हस्बे ज़रूरत ट्रेन के अंदर पूरी बोगी बुक करवा दी गई। लेकिन किसे पता था कि बखर से सियालकोट ट्रेन पर जाने वाली ये बारात किसी मुसीबत से कम नहीं होगी। खैर, बारात के साथ साथ
मेरे बड़े भाई, मेरे वालिद के अलावा सभी करीबी रिश्तेदार वगैरह सवार थे। हम लोग बरवक्त सियालकोट पहुंच चुके थे। वक्त कम होने के बायस हम लोगों ने निकाह की तकरीब खत्म होने के फौरन बाद वापसी की राह ली। मुझे अपनी शादी की तकरीब बड़ी मुनफरिद लग रही थी, क्योंकि ये इस इलाके की वो वाहिद बारात थी जो शायद ट्रेन से आई थी, और ट्रेन से ही एक दुल्हन की डोली वापस जा रही थी। हम लोग दुल्हन को लेकर वापसी की जानिब रवाना हो गए। रेलवे स्टेशन पर काफी इंतजार के बाद ट्रेन चल पड़ी। अमीरा मेरे सामने वाली नशिस्त पर बैठी थी। दुल्हन के लिबास में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। मेरा दिल उसे देखकर यूं बेताब होता जैसे मैंने उसे पहली बार देखा हो। हालांकि इससे पहले भी हम कई बार मिल चुके थे, लेकिन दुल्हन के रूप में अमीरा कोई और ही मखलूक मालूम होती थी। वो तो आसमान से उतरी कोई अप्सरा लग रही थी। सियालकोट पहुंचने तक अभी 3 घंटे का सफर बाकी था। मैं और अमीरा आंखों ही आंखों में एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि अचानक ट्रेन में भगदड़ मच गई। हर तरफ मुसाफिरों के शोर ने हमें भी तकरीबन डरा दिया था। मैंने अम्मी से पूछा कि क्या हुआ है। हमारी बोगी में किसी किस्म की कोई इत्तला नहीं पहुंची थी। सभी मुसाफिर ट्रेन के अंदर थे, जबकि ट्रेन अचानक एक सुनसान और वीरान जगह पर आकर रुक गई। मेरी समझ में न आया कि ऐन पटरी के बीच में ट्रेन के रुकने का क्या मकसद है। ट्रेन जब चल रही थी तो हवा की वजह से रात की ठंडक का एहसास हो रहा था, लेकिन जो ही ट्रेन रुकी, गर्मी और हब्स ट्रेन में काफी बढ़ गई। फिर लोगों के शोर शराबे ने अलग सी कैफियत पैदा कर दी। तभी ट्रेन की बोगी में मौजूद एक गार्ड ने हमें बताया कि किसी वजह से ट्रेन का इंजन खराब हो गया है और इंजन को ठीक होने तक 4 से 5 घंटे लग सकते हैं। नया इंजन आने में अभी काफी देर थी। ट्रेन में सफर करने वाले ज्यादातर लोग मुतवसत तबके से ताल्लुक रखते थे। किसी के पास ज़ाती इस्तेमाल की गाड़ी नहीं थी, लिहाजा सबके पास सिवाय इंतज़ार के और कोई चारा नहीं बचा था। लेकिन मसला ये था कि ट्रेन में घुटन हद से ज़्यादा बढ़ गई थी। मैंने अम्मी से कहा कि अभी नया इंजन आने में काफ़ी देर बाकी है, हमारा सफ़र लंबा भी हो सकता है। अगर आप बुरा ना मनाएं तो हम लोग बाहर चलकर बैठते हैं। बाहर तो ठंडी हवा चल रही है, मौसम भी अच्छा होगा। अम्मी को मेरी तजवीज़ पसंद आ गई, लेकिन मेरी दादी नहीं चाहती थी कि मैं अमीरा को दुल्हन के लिबास में लेकर यहाँ से बाहर निकलूं। अमीरा को अकेले छोड़कर जाना भी मेरे लिए मुमकिन नहीं था। दादी अम्मा की मिन्नत करके मैं अमीरा को लेकर ही बाहर आया। बाकी लोगों ने भी हमारी सिफारिश की। बहरहाल सारी बारात ट्रेन से निकल आई थी। दीगर मुसाफिर भी इर्द गिर्द के इलाकों में फैल गए। ये कोई शाम के 10 बजे का वक्त होगा। रात काफी सुनसान थी और इलाका भी वीरान था। दूर ही यहाँ दरख्तों का एक झुंड वाक़े था। मैंने देखा लोगों ने अपने अपने हिसाब से रोशनी कर रखी थी, जिसकी वजह से ये वीरान और कदरे सुनसान इलाका भी खासा पुररौनक लग रहा था। यहाँ पर निसफ फरलांग के करीब एक छोटी नहर भी गुजर रही थी। मैंने और अमीरा ने जो इतना रोमान परवर मंजिर देखा तो अमीरा जिद करने लगी कि वो उस पहाड़ी पर जाना चाहती है। अमीरा मेरी नई नवेली दुल्हन थी, मैं उसकी बात को कैसे रद्द करता। उसका हाथ हाथों में लिए पहाड़ी की जानिब चल दिया। वहां पर जाकर देखा तो सामने का मंजर काफी दिलफरेब था। यहाँ दूसरी जानिब एक कच्ची सी सड़क वाक़े थी, जिस पर इक्का दुक्का गधा गाड़ी चलती हुई नजर आ रही थी, जबकि उस नहर और सड़क के दरमियान चंद गज का फासला था। ये जगह ऐसी थी जहाँ घने दरख्तों और जंगली झाड़ियों की बेहद बहुतायत थी, जिसकी वजह सड़क और नहर एक दूसरे से जुदा थे। अलबत्ता सड़क की निस्बत नहर काफी कुशादा थी। थोड़ी देर के बाद हम थक हार कर थक गए थे। अमीरा कहने लगी कि उसे काफी थकन हो रही है, वो कहीं बैठना चाहती है। मैंने देखा आसपास बैठने की कोई साफ जगह बाकी नहीं थी। अब मैं इस फिक्र में भी था कि घर वालों को हमारे लिए परेशानी हो रही होगी कि हम कहाँ चले गए हैं। बहरहाल अमीरा की जिद थी। हम वहीं एक दरख्त के नीचे बैठ गए। दरख्त की जड़ें इस तरह से मिली हुई थी कि बैठने की अच्छी खासी जगह मौजूद थी। ये दरख्त काफी पुराना मालूम होता था। इसकी लंबाई कम से कम 150 फुट के करीब थी। तना भी खासा मोटा था और इसकी हालत से पता चलता था कि ये खासा पुराना है। ये दरख्त भी मानिए तो अपनी तर्ज का एक अजूबा था। यहाँ ठंडी हवा आ रही थी, जबकि मौसम इस कदर दिलफरेब था कि उठने का दिल ही नहीं चाह रहा था। चांद की चांदनी ने सारे माहौल को अपनी लपेट में ले रखा था। मुझे लगा
दरख्त की ठंडी हवा के दिलफरेब झोंकों ने अमीरा को मदहोश कर दिया है। वो तकरीबन सोने को ही है। मैंने उसे झंझोड़कर उठा दिया। अमीरा, क्या हो गया है? यहाँ सोने लगी हो क्या? अभी हमने वापस घर भी जाना है। मेरी बात पर अमीरा हड़बड़ाकर उठ बैठी। चलो उठो, मैं तुम्हें नहर से मुंह धुलवा लाता हूँ। मैंने उसकी नींद से बोझल आंखों को देखकर कहा और फिर उसे थोड़ी ही करीब आके नहर पर ले गया ताकि मुंह धोकर वो कुछ हद तक ताज़ा दम हो जाए। मैंने अमीरा का उरूसी दुपट्टा थाम लिया और उसे मुंह धोने का कहा, लेकिन जैसे ही अमीरा ने अपने हाथ नहर के पानी में डुबोए, नहर में एक अजीब सा इर्ताश पैदा हुआ। हमें मालूम ऐसा हुआ कि नहर में कोई दरिंदा या फिर मगरमच्छ छुपा बैठा है जो शिकार की तलाश में है, क्योंकि नहर देखने से ही काफ़ी गहरी मालूम होती थी। ये सोचकर ही मेरे जिस्म में एक सनसनी दौड़ गई। मैंने अमीरा को पीछे की जानिब खींचा और उस जगह से थोड़ा आगे किया। अब की बार मैंने नहर में हाथ धोने की कोशिश की कि मालूम हो जाए ये कोई इत्तेफाक है या यहाँ पर वाकई कुछ मौजूद है। अब की बार मैंने देखा पानी में फिर से जोर की हरकत पैदा हुई। पानी उछला और हम दोनों के कपड़ों पर गिर गया। अब इस बात की तस्दीक हो गई थी कि नहर में हाथ धोना किसी खतरे से खाली नहीं था, मुबादा कोई दरिंदा ही यहाँ मौजूद न हो। तभी मैंने अमीरा को वापस चलने को कहा, लेकिन जैसे ही अमीरा पीछे मुड़ी, ऐसा लगा कि किसी ने पीछे से उसका लहंगा खींचा हो। वो चलते चलते लड़खड़ा गई और पीछे को गिरते गिरते बची। ऐन मुमकिन था कि वो नहर में गिर जाती। खतरे के पेश नज़र मैंने अमीरा को आगे चलने को कहा, खुद उसके पीछे पीछे आने लगा। 2 कदम दूर वही दरख्त वाक़ था जहाँ थोड़ी देर पहले हम बैठे थे। मैंने सोचा यहीं बैठकर थोड़ा इंतज़ार करते हैं और फिर वापस चले जाएंगे, लेकिन जो ही हम दरख्त के नीचे आकर बैठे कि चंद ही मिनट के गुजरने के बाद दरख्त के पत्तों में अजीबोगरीब हरकत सी पैदा होने लगी। दरख्त के पत्ते मामूल से हटकर हिलने लगे। इसे तो हवा का जोर भी कह सकते हैं, लेकिन ऐन उसी वक्त मुझे महसूस हुआ कि दरख्त का तना भी जोर जोर से हिल रहा है। ये देखकर मैं और अमीरा घबरा गए। मैंने सोचा कहीं ऐसा न हो कि कोई मुसीबत हमारी सारी खुशियों पर पानी फेर दे। हमें यहाँ से उठकर चलना चाहिए। तभी दरख्त ने जोर जोर से हिलना शुरू कर दिया। दरख्त का तना इस कदर जोर से हिल रहा था कि जलजले का गुमान हो रहा था। हैरत की बात तो ये थी कि हम चाहने के बावजूद भी यहाँ से कदम नहीं उठा पा रहे थे। दरख्त जैसे टूटने वाला था। कुछ टहनियाँ इतनी जोर से हिल रही थीं कि जैसे अभी ही नीचे गिर जाएंगी। दरख्त काफ़ी घना था। मैं और अमीरा बड़ी मुश्किल से वहाँ से हाँफते कांपते बाहर निकले, लेकिन दूर आते ही अमीरा ने एक झटका खाया और ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गई। हम लोग तकरीबन उन लोगों के करीब पहुँच चुके थे। अमीरा के गिरने पर बाकी सब लोग भी मुतवज्जे हो गए। मेरी भी घबराहट में इजाफा हो गया था। अम्मी अमीरा की हालत देखकर और भी घबरा गईं। किसी ने डॉक्टर को बुलाने की तजवीज़ दी कि ट्रेन के डब्बे में कोई न कोई डॉक्टर भी बैठा होगा, तो किसी ने कहा कि जंतर मंतर कीजिए। खैर मैंने अमीरा को पानी के छींटे मारे क्योंकि उसका चेहरा तेज़ बुखार की तरह सुर्ख हो रहा था। आन की आन में अमीरा को बुखार कैसे हो गया? गालिबन वो डर कर बेहोश हुई थी। मैंने सोचा हमारे साथ बारातियों में एक आलिमा फाजिला खातून भी आई थी जो अमीरा के ख़ानदान से थीं और उसकी माँ की सहेली भी थीं। इन्होंने गुस्से से मेरी तरफ घूर कर देखा और बोली, बेटे तुम्हें क्या ज़रूरत थी नई नवेली दुल्हन को इस बेआबां वीराने की सैर करवाने की? इन्होंने अपने साथ मखसूस दुआओं की किताब निकाली और मुँह ही मुँह में कुछ पढ़ने लगी। इन्होंने पानी पर दम करके अमीरा को पिलाया। अमीरा को कुछ हद तक फ़र्क पड़ा, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर होश में नहीं आई थी। सारी बारात खुशी की बजाय परेशानी का शिकार हो गई। सुबह का वक्त होने वाला था। ट्रेन का इंजन खुदा खुदा करके ठीक हुआ था। ट्रेन चलने के करीब थी कि गार्ड हमारे पास खाने पीने की कुछ चीज़ें और पानी लेकर वापस आ गया। हमने उसका शुक्रिया अदा किया। गार्ड अपने केबिन की तरफ चला गया। मैंने सोचा कि अमीरा को खाने पीने की चीज़ें दूंगा तो ज़रा संभल जाएगी, क्योंकि अभी हमारे सफ़र में तकरीबन 3-4 घंटे बाकी थे। लेकिन अमीरा में पहले वाली शोखी बाकी नहीं रही थी। वो गुमसुम सी बैठी थी। उसकी आंखों में वीरानी थी और वो खलाओं में घूर रही थी। मैंने उसे लाख बात करना चाही, मगर वो मेरी तरफ यूं घूर कर देखती कि मैं भी डर जाता। बाकी सारे का रास्ता इसी तरह गुजर गया। घर पहुंचकर
ساری خوشیاں پھیکی پڑ گئی تھیں، کیونکہ ایک تو گھر والے ہمارے لیٹ پہنچنے پر بہت پریشان تھے، سارے مہمان تقریباً جا چکے تھے۔ ایسے میں امیرہ کی خراب طبیعت نے ماحول کو اور بھی زیادہ سوگوار کر دیا۔ اماں رو رو کر اللہ سے دعائیں کیے جا رہی تھیں کہ اللہ، میرے بیٹے کا گھر بسنے ہی والا تھا کہ اچانک یہ کیا ہو گیا، اسے کس کی نظر لگ گئی۔ وہ گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے میں مصروف تھیں۔ صبح کے 4-5 بجے تھے، صبح ہونے میں تھوڑا ہی وقت باقی تھا۔ ہمارے پڑوس میں قاری زبیر، جو ایک نیک اور باشرح شخص تھے، فجر کے وقت کے بعد اکثر جاگا کرتے تھے اور گھر میں بآواز بلند کلمے کا ورد کیا کرتے تھے۔ ان کے دم کیے ہوئے پانی میں بڑا اثر تھا۔ کچھ لوگ دور دور سے پانی دم کروانے قاری زبیر صاحب کے پاس آتے تھے۔ اکثر مریض ان کا دم کیا ہوا پانی پی کر تندرست ہو جاتے تھے۔ ہمارا خیال تھا کہ ہم قاری زبیر صاحب کو بلوا لیں گے اگر کوئی مسئلہ ہوا تو، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ کمرہ عروسی میں میں نے جیسے ہی امیرہ کے پاس جا کر اسے سلام کیا، اس نے سرخ انگارہ آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور اپنے بال نوچنے لگی۔ اس کے حلق سے مردانہ آواز نکلنے لگی۔ اس نے مجھے اس قدر زور کا دھکا دیا کہ میں دروازے سے جا لگا۔ ایسے میں امیرہ کا علاج ہر لحاظ سے ضروری تھا، کیونکہ ہماری خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی تھی۔ تبھی پیر صاحب کو بلایا گیا۔ امی ان سارے حالات سے واقف تھیں۔ پیر صاحب کا دیا ہوا تعویذ اور 21 دانے کشمش بھی دم کر کے میرے حوالے کیے گئے۔ یہ ساری چیزیں میں نے امیرہ کو دھیرے دھیرے استعمال کروانا شروع کر دیں۔ اسے کافی فرق تو پڑ گیا تھا۔ صبح ہونے تک اس کی طبیعت بھی بہتر ہو گئی۔ صبح کے وقت قاری صاحب پھر ہمارے گھر تشریف لائے۔ ان کے ساتھ ایک پیر صاحب بھی تھے۔ انہوں نے ساری تفصیل سنی، پھر کچھ دیر پڑھائی کی، حساب کتاب شروع کیا اور ہمیں بتایا کہ جس جگہ راستے میں ہم درخت کے نیچے رکے تھے، یہاں پر 5000 سال پرانا جنات کا ایک گھرانہ بسیرا کرتا ہے۔ بارات کے وہاں جانے اور رکنے پر جنات کو خلل ہوا، جس کا غصہ انہوں نے نئی نویلی دلہن پر نکال دیا۔ اسے نہر میں گرانے کی کوشش کی۔ خدا نہ خواستہ اگر وہ اسے نہر میں دھکا دے دیتے تو آج ہمارے پاس امیرہ نہیں، اس کی لاش موجود ہوتی۔ یہ سب سنتے ہی میرا تو کلیجہ منہ کو آ گیا۔ سوچا نہیں تھا کہ ہم اس قدر خطرے والی جگہ سے یوں بخیر و عافیت نکل آئے۔ لیکن آپ لوگ فکر نہ کریں، پیر صاحب نے کہا، اب 3 دن تک یہ چیزیں استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ 3 دن تک امیرہ نے قاری صاحب کا دم کیا ہوا پانی اور تعویذ استعمال کیا۔ اس کے بعد اس کی طبیعت سنبھل گئی اور ہماری خوشیوں بھری زندگی کا آغاز ہو گیا۔ لیکن وہ واقعہ مجھے آج تک نہیں بھولتا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔